हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में चंदवंश हमारा खत्म हो चुका था। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जिसमें ये था कि मैम इसको समराइज कर दीजिए एक ही वीडियो में, है ना, पूरा चंदवंश। और फिर जो है थोड़ा आसानी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस राजा के, क्योंकि जो हमने चंदवंश पढ़ा है वो बहुत ज्यादा डिटेल और एज अ स्टोरी हमने पढ़ा है। अभी हम टू द पॉइंट बात करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप सिर्फ इसको भी देखोगे तो काम चल जाएगा। हालांकि मैं प्रेफर करूंगी कि आप शॉर्ट वीडियो ना देख करके एक बार पूरी डिटेल वाली वीडियो जरूर देखें, अगर आप किसी एग्जाम की उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको रिवीजन के पर्पज से देखना है एक बार उन वीडियो को देखने के बाद, तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लगभग शायद 1 घंटे से भी ऊपर जो है इस वीडियो में लग सकता है। कोशिश करेंगे, क्योंकि 62 राजा चंदवंश में हुए, तो 62 राजाओं को एक ही वीडियो में समेटना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ठीक है, अभी मैंने कोशिश करी है। अगर नहीं हो पाएगा तो इसका पार्ट 2 में आपका जो है बना करके दे दूंगी, है ना। तो चलिए फिर कहानी सीधा शुरू करते हैं हम चंदवंश की। पूरी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं अगेन वही चीज कह रही हूँ, मैं आपको बस पॉइंट पॉइंट बताऊंगी कैसे कैसे किसमें क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूके। यूके में हम पढ़ रहे हैं यूके की हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चंदवंश। क्या पढ़ रहे हैं हम? चंदवंश। चंदवंश अगर मैं बात करूं तो चंदवंश के जो संस्थापक थे वो आपको पता ही थे, सोमचंद थे, है ना। और अगर मैं इनके बारे में बता दूं कि सोमचंद थे झूसी इलाहाबाद से आए थे, है ना। और इन्होंने जो है ब्रह्मदेव जो कत्यूरी शासक था उसकी बेटी, उनकी बेटी थी जो चंपा, उससे इन्होंने शादी कर ली थी। उसके बाद जिन्होंने इन्होंने एक राजबूंगा किले का निर्माण किया। चंदवंश में हम लिख सकते हैं कि इन्होंने राजबूंगा किले का निर्माण कराया जो सबसे पहले। फिर इस किले की, है ना, इस किले की नियुक्ति के लिए इन्होंने 4 आलों की नियुक्ति की, जिसमें इन्होंने बोरा, कारकी, तड़ागी और मेहरा जो है नाम के 4 जो अंडाकार आकृति का राजबूंगा किला इन्होंने बनाया था। तो इसमें जो है 4 जाति इन्होंने, मतलब किलेदार, कारकी हो गया, बोरा हो गया, तड़ागी हो गया और मेहरा, है ना, इनको इन्होंने नियुक्त किया था, मेहरा को। इसमें हम ये भी देखेंगे। दूसरा क्या है, संस्थापक वैसे तो अगर हम देखेंगे एटकिंसन और बद्रीदत्त कहते हैं कि सोमचंद है। हैमिल्टन, हेमचंद और जो ये हर्षदेव जोशी वगैरह ये कहते हैं कि थोहरचंद है। तो थोहरचंद तो वैसे भी 23वां राजा आपका हो जाता है ना। और तड़ागी वगैरह जो मैं आपको बता चुकी थी। और एक तरह के इन्होंने चौधरी। तो इस टाइप से इन्होंने जो है 4 किलेदार नियुक्त किए थे। किसने? सोमचंद ने। सेनापति था इसका कौन? इसका कालू तड़ागी। किसका? सोमचंद का। कालू तड़ागी था। और कुमाऊं में एपड़ कला की शुरुआत भी इसने करी। कुमाऊं में पंचायत व्यवस्था भी सोमचंद के द्वारा शुरू की गई। अगर मैं सीधा पॉइंट पॉइंट बात करूं, दूसरा टैक्स कलेक्ट करने के लिए इसने कुछ पद बनाए, जैसे सयाना हो गया, बूढ़ा वगैरह हो गया, केन वगैरह पद इन्होंने इसने बनाए थे। नेक्स्ट जो है इसका बेटा हुआ फिर कौन? आत्मचंद। इसका बेटा कौन हुआ? आत्मचंद। एक मिनट, मैं चेक कर लूं कि वीडियो शूट हो रही है नहीं। हाँ ठीक है। आत्मचंद हुआ, इसने कुछ किया ही नहीं, तो जो कुछ किएगा ना उसकी कहानी हम नहीं लिखेंगे। फिर इसी का बेटा, आत्मचंद का बेटा हुआ आपका कौन? पूर्णचंद। इसने भी कुछ नहीं किया। तो पूर्णचंद, इसने भी, फिर इसका बेटा हुआ इंद्रचंद। इंद्रचंद के समय आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसने रेशम का व्यापार किया। किसके साथ? नेपाल और तिब्बत के साथ इसने रेशम का व्यापार किया। और इसके समय पर एक प्रथा प्रचलित हुई थी, पटरंग वाली प्रथा, झूठ बोलने की, कि आप जितना अच्छा झूठ, जितना मतलब ज्यादा झूठ बोलोगे उतना रेशम अच्छा होगा। तो इंद्रचंद में आप पटरंग वाली प्रथा याद रख सकते हो। और दूसरा आप इसमें क्या रख सकते हो? व्यापार। तो किस किस के साथ किया था? तिब्बत और नेपाल के साथ। किसका? तिब्बत प्लस नेपाल के साथ। किसका? रेशम का। ठीक, ये एक बात हो गई रेशम। नेक्स्ट जो राजा हम देखेंगे इंद्रचंद के बाद कौन हुए? वीणाचंद हुए। इंद्रचंद के ही बेटे थे वीणाचंद, है ना। वीणाचंद के समय पर हमने पढ़ा था कि खसों के जो राजा था बिजड़, जिसको हमने बिजड़ा पढ़ा था, उसने क्या है, इस पर आक्रमण किया। और 200 सालों तक चंद वंश का अंत हो गया। मतलब चंद वंश पर 200 सालों तक किसने? इस वीणाचंद ने शासन किया। तो खसों का आधिपत्य हो गया चंद वंश पर 200 सालों तक। किसका? और किसने किया था? जीजड़ या बीजड़, कुछ भी बोल सकते हो। बीजड़ नाम एक खस राजा था, उसने जो है वीणाचंद को हरा करके, क्योंकि आलसी था, भोग विलासी था, तो इसको हरा करके 200 सालों तक खस साम्राज्य हो गया। चंद वंश एक तरीके से 200 साल तक पन पाई। फिर जो है इसी में एक राजा हुआ जिसका नाम था वीरचंद। वीरचंद ने, जब उसने सुना अपने पूर्वजों से कि भाई हमारा वंश था, और इस तरीके से वीणाचंद एक नाम का कोई मेरा कोई लकड़दाद आया था, उसने क्या किया?
जो लकड़दादा आया था वो आलसी था, इसलिए यहाँ पर खसों का, तो इसने जिजड़ा मतलब उस समय तो बीजड़ नहीं रहा होगा, जो भी खस राजा रहा होगा उसको हरा करके इसने क्या कर दिया था, वापस पुनर्स्थापना कर दी थी किसकी, चंदवंश। 200 सालों के बाद इसने वापस चंदवंश की स्थापना कर दी थी। ये भी अपने आप में बड़ी बात है ना। और उस समय जो खसों का अंतिम राजा था उसका नाम था सोपाल, तो ये आपको ध्यान रखना है, सोपालन दी, क्योंकि 200 साल तक बिजड़ा थोड़ी जिंदा रहा होगा, है ना। इसने और हराया था, इसका सेनापति था एक सोन खड़ाया। वीरचंद का एक सेनापति था जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेनापति था कौन, सोन खड़ाया, है ना, सोन खड़ाया। तो ये एक बात है, इसकी वजह से ये वापस पुनर्स्थापना कर पाया था किसके, चंदवंश, मतलब चंदवंश की वापस पुनर्स्थापना कर पाया था इसने। बालेश्वर मंदिर और इसी के समय पर क्राचल देव एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्राचल देव कहाँ का था, डोटी का था। इसने क्या किया था, डोटी का, इसने इसी के समय पर आक्रमण किया था। और इसकी जानकारी जो है आक्रमण बालेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। आई क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, बालेश्वर ताम्रपत्र, एक मिनट, से इसकी जानकारी मिलती है कि क्राचल देव ने क्या किया था, आक्रमण किया था। बालेश्वर मंदिर जो है, बालेश्वर मंदिर में जो ताम्रपत्र मिला है वहां से जानकारी। जो पॉइंट मैं आपको ये समराइज करके लिखा रही हूँ, ये सारे आई क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो है आने के चांसेस है। मतलब इनमें 70% तो ऐसे हैं जो आए क्वेश्चन है, 30% ऐसे हैं पॉइंट वो लिखे हैं जिनके क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट राजा हुआ आपका नानकी चंद, नानकी चंद, ठीक है, नानकी चंद। तो नानकी चंद के उसमें आपको देखना, इसके उसमें एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1191 में आया क्वेश्चन है अशोक चल, है ना, अशोक चल, ये भी डोटी का था। अशोक चल ने क्या किया था, आक्रमण किया और कहाँ का था, ये डोटी का था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। ये आया क्वेश्चन है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से, तो वहां से इसकी जानकारी मिलती है कि इसने इसके समय पर आक्रमण किया होगा। बाकी जो है नेक्स्ट राजा फिर इसमें हो जाता है थोहरचंद, है ना, 23वां था थोहरचंद बीच में ऐसे एक बकलोल वे जिनके बारे में आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। थोहरचंद 23वां नंबर का राजा था। और मैंने आपको बता दिया हैमिल्टन वगैरह हो गया, यशवंत कठौच हो गया, हर्षदेव जोशी हो गया और डब्ल्यू फ्रेजर हो गया, इन्होंने इसको जो है संस्थापक माना है, लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि 23वें नंबर का राजा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट राजा त्रिलोकचंद, है ना, त्रिलोकचंद। तो त्रिलोकचंद के समय, त्रिलोकचंद ने क्या किया, इसके समय में कि अलाउद्दीन का समकालीन था, इंपॉर्टेंट समकालीन था एक इसका, अलाउद्दीन का, तो अलाउद्दीन का समकालीन था। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये समकालीन वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। और पहला कुमाऊं का राजा जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, तो ये फर्स्ट राजा बना कुमाऊं का, है ना, जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। विस्तार मतलब इसने फिर युद्ध बुद्ध करना स्टार्ट कर दिया कि साम्राज्य बड़ा होना चाहिए, है ना, छोटे मोटे को आपस में मिला दिया। फिर नेक्स्ट राजा हुआ आपका कौन, अभयचंद। अभयचंद के उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, एमबीटी का समकालीन था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी का समकालीन था। ये समकालीन वाले याद कर लेने भाई कौन किसके समकालीन था। ठीक है, एमबीटी का समकालीन था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। और चंद्रवंश का पहला राजा था जिसका स्वयं का अभिलेख मिला है, इसने खुद ही लिखवाया है ना, तो इसने लिखा भी है खुद के बारे में। तो ये पहला राजा हो जाता है चंद्रवंश का जिसका स्वयं के अभिलेख से ही जानकारी मिलती है, अभिलेख से जानकारी मिलती है, मतलब इसने खुद ही लिखाया था अपने बारे में उस अभिलेखों में। ठीक, अपना अभिलेख जानकारी मिलती है। और पुत्र प्राप्ति के लिए कहा जाता है कि 1360 में इसने क्या किया था, मानेश्वर मंदिर कहाँ पड़ेगा, ये आया भी क्वेश्चन है, मानेश्वर मंदिर है चंपावत। ठीक है, चंपावत। तो मानेश्वर मंदिर 1360 में मानेश्वर मंदिर में इसने क्या किया था, भित्ति अभिलेख गुदवाया था। ठीक, भित्ति अभिलेख समझते हो ना, मैंने आपको अभिलेखों के प्रकार बताए थे, भित्ति अभिलेख लिखवाया था इसने, मतलब दीवार के ऊपर लिखना, भित्ति मतलब दीवार के ऊपर लिखना। और ये अभिलेख लिखा था राम सिंह ने, ये लिख दूं, राम सिंह के द्वारा ये अभिलेख जो है लिखा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब अभिलेख लिखा क्या गया था, खोज की गई थी, लिखाने का तो जिक्र नहीं है लेकिन खोज की गई थी, सॉरी माय मिस्टेक। आगे देखते हैं, नेक्स्ट राजा हुआ ज्ञानचंद, है ना, जिसको गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है ना, गरुड़ ज्ञानचंद, ये था 29वां राजा। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद 29वां राजा था। इसमें से चंद वंश का पहला राजा जो दिल्ली गया, तो 29वां राजा था। इसका पूरा नाम था गरुड़, है ना। और ये पहला राजा जो कहाँ गया था, दिल्ली गया था। और दिल्ली का समय राजा उस समय एमबीटी था। ठीक है, तो इसमें मैंने कहानी बताई थी कि
गया था इसने उपाधि, मतलब राजा बड़ा खुश हुआ था इससे, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो उसने क्या किया था, इसको जो है दिल्ली के राजा मोहम्मद बिन तुगलक के एफएसटी, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक, एमबीटी का समकालीन नहीं था, एमबीटी का समकालीन, एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक का ये समकालीन था। और ये गया था तो कोई राजा जो है कोई गरुड़ मार, मतलब कोई पक्षी मार रहे थे, कहा जाता है कि वो गरुड़ था या कोई गिद्ध था। तो वो जो है राजा बार बार प्रयास कर रहे थे, शिकार पर गए थे, तो ये भी वहां चला गया लेकिन वो मारा नहीं। तो कहते हैं कि इसने जो है एक ही बार में उस गरुड़ की आंख में तीर मार दिया था। इससे राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, यानी कि फिरोज शाह तुगलक, और इसको गरुड़ की उपाधि दी। तो उसका नाम तो ज्ञानचंद ही था, फिर उसको उपाधि दे दी गरुड़ की। दूसरा इसने क्या किया था, है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी, किस दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सुल्तान ने दी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका राज चिन्ह भी क्या था, फिर उसके बाद ये बड़ा खुश हो गया, राज चिन्ह भी इसका क्या था, गरुड़ था। दूसरा जो है इसने क्या किया, इसकी जो सेरा खड़कोट ताम्रपत्र है, एक सेकंड, कौन सा ताम्रपत्र है, सेरा खड़कोट, है ना, खड़कोट ताम्रपत्र है, वहां पर इसको जो है राजाधिराज कहा गया है, राजाधिराज किसको, गरुड़ ज्ञानचंद को, ठीक है। तो सेरा खड़कोट, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेरा खड़कोट ताम्रपत्र किस चंद के राजा से संबंधित है, तो चंद इससे है। और सोर का विजेता भी इसे कहा जाता है। ये सारी कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ। सोर का विजेता, सोर मतलब जो पिथौरागढ़ का एक एरिया पड़ता था, सोर, है ना, उसको इसने जीत लिया था। इसको इसलिए इसको सोर का विजेता भी कहा जाता है। चामी, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सेरा खड़कोट तो है ही इसका, चामी गुदयुड़ा ताम्रपत्र भी इसी से संबंधित है, और किम्बाड़ी और मादली ताम्रपत्र सब इसी के हैं। किम्बाड़ी, है ना, इनमें इसकी ही जानकारी मिलती है, और मादली, तो ये सब के सब कहाँ है, चंपावत में, इसी की जानकारी जो है इससे मिलती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पुत्र कौन था, हरिचंद था, बट कुछ समय के लिए ही रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो जैसे ही गद्दी पर बैठा उसके 2-3 महीने के बाद इसका पुत्र कौन था, हरिचंद, हरिचंद था। तो हरिचंद तो क्या है, मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद, गद्दी पर नहीं बैठ पाया। फिर नेक्स्ट राजा जो है वो आपका बना उद्यान चंद, है ना, क्योंकि पुत्र तो मर गया था, फिर उद्यान चंद बना। उद्यान चंद के उसमें देख लेते हैं कब से कब तक बना, टाइम पीरियड आप नहीं भी याद करोगे, 1440 जो है ये बना था उद्यान चंद, है ना। 1420, सॉरी, 1420 ये डेट आप नहीं भी याद रखोगे, काम चल जाएगा। उद्यानचंद अपने दादा, और मैंने आपको बताया था कि ज्ञानचंद का जो सेनापति था उसका नाम था नीलू कठायत। अगर पीछे वाले उसमें देखेंगे, सेनापति था नीलू कठायत। कौन था, नीलू कठायत। और बहुत अच्छा, मतलब काफी विश्वास पात्र वो सेनापति था। लेकिन फिर क्या है, षड्यंत्र रच करके नीलू कठैत को ही मरवा दिया, ज्ञानचंद ही मरवा देता है उसको, अपने सेनापति को, है ना। तो इसके पीछे रीजन ये था कि एक जस्सा सिंह कमलेखी था ज्ञानचंद के ही दरबार में, और वो जो है उससे चिढ़ता था, किससे, गरुड़ ज्ञानचंद से, क्योंकि नीलू कठायत को गरुड़ ज्ञानचंद ने जो है कुमैया खिलत की उपाधि भी दी थी, मतलब एक पोशाक दी थी, कुमैया खिलत की कहा जाता है। तो इसलिए जो है जस्सा सिंह कमलेखी जो है वो चिढ़ गया, किससे, नीलू कठैत से। नीलू कठैत किसका सेनापति था, ज्ञानचंद, इससे पहले की बता रही हूँ मैं। तो फिर क्या हो गया, इसने क्या कर दिया, जस्सा सिंह कमलेखी ने इसको मार दिया, किसको, नीलू कठैत को, मतलब मारा नहीं, षड्यंत्र रचा, और राजा को ज्ञानचंद के कान भर दिए कि भाई ये जो है खुद राजा बनना चाहता है, ये बड़ा प्रतापी है, और जो है ये राजा बनना। ज्ञानचंद के कान इतने भर दिए, इसने क्या कर दिया, दरबार में बुलाया किसको, अपने ही सेनापति नीलू कठायत को, और सबने मिलकर के इसको सबके सब घेर के आगे, किसी ने चाकू आगे से मार दिया, पीछे से, मतलब जो तलवार वगैरह होती है, और फिर इसकी मृत्यु कर दी। और फिर जस्सा सिंह कमलेखी ने राजा के कान ये भी भरे कि जो राजा, ये इसको तो मार दिया, लेकिन इसके जो बच्चे हैं अभी, वो जो है हमसे बदला लेंगे। तो कहा जाता है कि इन्होंने मिल करके फिर उसके बच्चे, यानी कि नीलू कठायत के बच्चों को भी क्या कर दिया था, उनकी आंखें फोड़ दी, और आंखें निकलवा करके फिर उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी। तो इसका जो दादा ही हुआ ना, क्योंकि इसके पापा तो हरिचंद थे, हरिचंद तो कुछ समय के लिए ही राजा बने, और इसका दादा कौन हुआ, ज्ञानचंद हुआ, किसका, उद्यानचंद का। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो इसको पता चला कि मेरे जो दादा थे ज्ञानचंद ने, उसने जो है अपने ही सेनापति यानी कि नीलू कठायत के साथ इस तरीके से काम किया, उसको मार दिया, उसके बच्चों को भी मार दिया। तो ये बड़ा खिन्न हुआ, इसका मन लगा कि यार हम कैसे, मतलब मेरे दादा ऐसे करे। तो पूर्वजों, अपने दादा का जो, मतलब जो उनसे गुनाह हुआ, गुनाह तो नहीं बोल सकते हैं, जो भी उन्होंने किए उसके, मतलब इसको गलानी हुई। तो इसने क्या कर दिया, नीलू कठैत की हत्या के कारण इसने बहुत सारे मंदिर और नौले बनाए, मंदिर प्लस नौले इसने बहुत सारे बनवाए, ताकि कहीं ना कहीं जो है वो कहते, मतलब एक तरीके से
पश्चाताप ना हो, मतलब उसकी भरपाई करने के लिए इसने ये किया। और दूसरा क्या किया इसने कि बालेश्वर मंदिर बनाया इसने। चंपावत में इसने क्या किया, बालेश्वर आया क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर बनाया इसने चंपावत में, ठीक है, चंपावत में बालेश्वर मंदिर। और इस मंदिर के मिस्त्री जगन्नाथ थे, जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ मिस्त्री जो है इसके थे। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि बालेश्वर मंदिर किसने बनाया, उद्यान चंद ने। उसके बाद नेक्स्ट राजा जो बनता है वो बनता है भारती चंद। भारती चंद, भारती चंद के उसमें हमको बस 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र राजा था, इसलिए कहा गया इसको स्वतंत्र राजा क्योंकि इससे पहले जितने भी राजा थे वो डोटी के राजा, यानी कि डोटी मतलब नेपाल वाले राजाओं को जो है टैक्स देते थे। तो ये अकेला राजा हुआ, इसने कहा कि भाई हम अपने यहाँ जो है टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम खुद के जो प्रजा है उनसे ले रहे हैं और पूरा कारोबार पूरा प्रशासन हमारे इधर चल रहा है, तो हम क्यों तुम्हें फ्री में टैक्स दें। तो इसने टैक्स देने के लिए मना कर दिया। जब टैक्स देने के लिए मना कर दिया तो इन भारती चंद और किसमें, उधर डोटी के राजाओं में जो है कि भारती चंद क्या लिख गया, इसने क्या कर दिया, इसका नाम से ही देख लेते हैं। तो इसने क्या कर दिया कि भारती चंद मतलब इन दोनों के बीच युद्ध हो गया। 12 वर्ष तक युद्ध होता रहा भारती चंद और टोटी के राजाओं के बीच। 12 वर्ष के बाद आखिरकार ये भारती चंद जीत गया और इसने टैक्स देने के लिए मना कर दिया। इससे इसलिए कुमाऊं का स्वतंत्र राजा कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले लोग राजा जो है वो टैक्स देते थे। और इनसे पहले वाले राजाओं को मांडलिक राजा कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, मांडलिक मतलब जब आप किसी दूसरे के अधीन में रह करके शासन कर रहे हो तो उसे मांडलिक राजा कहते हैं। ये इसीलिए स्वतंत्र राजा हुआ। यहाँ पर स्टोरी ये भी चलती है कि भारती चंद ने जो अपनी सेना में 12 साल तक जो उसकी सेना थी वो लड़ती रही डोटी के राजाओं से। और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो 12 जो सेना थी, मतलब वो जो है घर जाने के लिए बोलती थी, क्योंकि 12 साल तक लगातार आप लड़ नहीं सकते हो ना, घर की याद आती है, माँ बाप है, घर परिवार होता है। तो इसने छुट्टी देने से मना कर दिया। तो जो इसके ही सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, जो जिन जिन एरिया को ये जीतते गए डोटी के, वहां की जो महिलाएं थी या लड़कियां थी उनसे संबंध बनाए और उनसे जो है उत्पन्न मतलब पैदा होगी संतान, जिनको हम वैसे भी एंग्लो इंडियन कहा जाता है जिनको, तो इनको जो है उन संतानों को नायक जाति कहा गया है ना। तो फिर बाद में ट्रेल आएगा, वो ट्रेल जो है, नायक जाति को लोग उतना अच्छा समाज में नहीं मानते थे, तो नायक जाति फिर इनका उद्धार करेंगे एक तरीके से नायक। और जो मतलब वो जो महिलाएं थी जिनके साथ इन्होंने संबंध बनाए थे उनको कमसल कहा गया है ना। तो ये भी एक बात है, ये आपको सारा भारती चंद के उसमें ही पढ़ना है। फिर उसके बाद कुमाऊं के पवाड़े में भगया दोनियाल के साथ, इसके ये पीवाईक्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ, पटवारी के ही पेपर में आया है पीवाईक्यू कि कुमाऊं के पवाड़ों में, पवाड़े मतलब जाग, वो क्या बोलते हैं उनको, पखाना अखाड़ा जो भी बोलते हैं, कुमाऊं के पखाड़े मतलब जागर है ना, पवाड़े, पवाड़े में इसका जिक्र है कुमाऊं के पवाड़ों में। और इसके साथ भंगा दोनियाल, दोनियाल एक वो थी वीरांगना थी, उनके इन दोनों के जागर जब वहां के लोग बोलते हैं तो इन दोनों का जिक्र आता है ना, इन दोनों का। तो ये पीवाईक्यू है, आपको ये ध्यान रखना है। बंगाल, फिर इसका पुत्र हुआ रत्नचंद, उसको देख लेते हैं। रत्नचंद हुआ, 3 पुत्र हुए इसके, रत्नचंद, सुजान कुंवर और पर्वतचंद। ठीक है, तो समझते हैं कौन कौन हुए। देखिए रत्नचंद हुआ है ना, सुजान और पर्वतचंद, पर्वतचंद, तो तीनों समझते हैं क्या हुआ। सुजान चंद, खेती खान, ताम्रपत्र में सुजान कुंवर का जिक्र मिलता है ना, खेती खान। खेती खान आपको याद आ रहा होगा, खेती खान है आपका चंपावत, चंपावत। और खेती खान का सूर्य मंदिर पूछा था एक बार, ये भी आपका क्या है, सूर्य मंदिर, ये भी चंपावत में है। तो ये कह रहे हैं कि जो खेती खान एक ताम्रपत्र है उसमें जो है इसके इस पुत्र का जिक्र है ना। ताम्रपत्र में किसका, सुजान देव का जिक्र है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि रत्नचंद की मदद से इसने क्या कर दिया, सोरा सीरा थल पर अधिकार कर दिया। जो अपना ये पुत्र था उसकी मदद से इसने सोर सीरा, ये सब पिथौरागढ़ में ही पढ़ेंगे। थल, थल एक गाना है ना, थल की बाजार वाला, वही वाला थल है ये तीनों पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये इसने अपने इस बेटे की मदद से जीत ली थी। और पर्वतचंद का, और दूसरा क्या है, हुड़ेती ताम्रपत्र भारती चंद से संबंधित है। ताम्रपत्र भी आपको याद रखना है, जैसे सेरा खड़कोट किससे है, ताम्रपत्र हुड़ेती किससे संबंधित है, भारती चंद से संबंधित है। ये आपको इसमें पॉइंट लिखने हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने जब सेना बनाई तो इसने कोई धार्मिक भेदभाव या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। इसने कहा जिसको भी सेना में जाना है वो किसी भी जाति से हो वो सेना में भर्ती हो सकता है, ये इसकी अच्छी बात थी। नेक्स्ट जो है राजा देख लेते हैं। अब इसका जो बेटा था वो था रत्नचंद, सबसे बड़ा तो वही था, तो उत्तराधिकार के हिसाब से उसी ने राजा बनना था। नेक्स्ट राजा बना आपका कौन, रत्नचंद। रत्नचंद के उसमें देखते हैं कि पहला राजा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया क्वेश्चन ये पीवाईक्यू कि चंद्रवंश का पहला राजा है ना, आय हाय, चंद्रवंश का रत्नचंद है ना, रत्नचंद। तो इसमें लिख सकते हैं कि चंद्रवंश का पहला राजा जिसने क्या किया था, लैंड सेटलमेंट किया था,
लैंड सेटलमेंट, है ना, ताकि टैक्स वगैरह लेने में आसानी हो, मतलब जिसे भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, इसने किया था। और इसने एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था जिंदा कैटल। ये आए क्वेश्चन है, जिंदा कैटल, है ना, तो आप देख लेना चाहे तो पीवाईक्यू उठा करके। जिंदा कैटल क्या था, जागेश्वर मंदिरों का ये निर्माण करवाता है। जागेश्वर में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ टेम्पल है, जागेश्वर मंदिर का निर्माण करा, मंदिरों का, जागेश्वर मंदिर में मंदिरों का निर्माण कराता है, क्योंकि वहां पर लगभग 450 से ज्यादा ग्रुप हैं मंदिरों में, मंदिरों का ये निर्माण कराता है। कुछ मंदिरों का निर्माण कर, अब 400 450 मंदिर एक ही राजा थोड़ी बनाएगा, कोई किसी ने बनाया, कोई किसी ने बनाया। लोहा घाट और हुड़ेती ताम्रपत्र में भी इसका जिक्र है। लोहा घाट प्लस हुड़ेती ताम्रपत्र में इसका जिक्र है, हुड़ेती, ठीक है, इसका जिक्र है। नेक्स्ट राजा देख लेते हैं, वो है हमारा कीर्तिचंद। कौन है? कीर्तिचंद। कीर्तिचंद नाम देख रहे हो, कीर्तिचंद। कीर्तिचंद के उसमें आपको देखना है चंद वंश का पहला राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। आया क्वेश्चन है PYQ। तो चंद वंश का पहला राजा, है ना, वंश का पहला राजा, मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, ब्लर हो रहा है सारा। चंद्रवंश का पहला राजा था वो है आपका चंद्रवंश, जिसने क्या किया था, गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और गढ़वाल का राजा कौन था उस समय? अजयपाल, ठीक है। तो ये हमको अभी पवार वंश में भी पढ़ना है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कैसे इनके बीच युद्ध हुआ, है ना। और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है बधानगढ़ का युद्ध। आया क्वेश्चन है, देख लेना, बधानगढ़ का युद्ध। बधानगढ़ अल्मोड़ा और गढ़वाल के बॉर्डर पर पड़ेगा बधानगढ़। एक किला था पवार वंश का सबसे ज्यादा ऊंचा किला, है ना। बाकी गढ़वाल का राजा कौन था? अजयपाल था। 1491 में, अगर आपको डेट लिखनी है तो आप लिख सकते हो 1901 में जो है ये आक्रमण हुआ था। दूसरा जो है इन दोनों के बीच जो है एक क्या हो जाता है, बॉर्डर का निर्माण होता है। इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, बॉर्डर का निर्माण हो जाता है। भाई इधर से इधर इतना कुमाऊं है, यहाँ से इधर जो है वो गढ़वाल है, तो वो बॉर्डर का निर्माण कहाँ पे होता है? देघाट। देघाट पड़ेगा आपका अल्मोड़ा में, आज भी है ये जगह अल्मोड़ा में। यहाँ पे बॉर्डर डिसाइड किया जाता है, इधर कुमाऊं है, इधर आपका गढ़वाल है। दूसरा क्या किया इसने, कीर्तिचंद ने तराई में, तराई मैं आपको बताया था ना, तराई वाला कौन सा हिस्सा है? उधम सिंह नगर पूरा और नैनीताल का दक्षिणी वाला हिस्सा, तो इसको तराई भाबर है। इसने यहीं पर क्या है, उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में इसने क्या किया था, जसपुर, जसपुर है ना, आज भी वहां पे एक शहर है उसका, जसपुर इसने जो है बसाया था। उधम सिंह नगर के तराई जसपुर के निकट ही, जसपुर के निकट ही इसने अपने ही नाम से कीर्तिनगर बसाया, है ना, कीर्तिनगर आज भी है। कीर्तिनगर जो है इसने बसाया था। दूसरा अगर हम इसमें देखेंगे कि स्थापना की 1491 में, 1491 में ही युद्ध हुआ था। 1491 में ही इसने देघाट का, मतलब जो बधानगढ़ का युद्ध हुआ 1491 में हुआ, तो 1491 में ही इसने कीर्तिनगर स्थापना, इस कीर्तिनगर की स्थापना करी थी, जो उधम सिंह नगर का एक बहुत बड़ा जो है शहर अभी बन चुका है ना। और फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट राजा इस टाइप से आए, तो इन्हें तो कुछ किए नहीं, जैसे प्रताप चंद आया, कुछ किया नहीं, खाया पिया चल दिया। फिर उसके बाद जो है ताराचंद आया, है ना, फिर ताराचंद आया, ये भी कुछ किया नहीं। फिर आ गया आपका मानिक चंद, हाँ इसके समय आपको एक याद रखना है, मानिक चंद। और फिर आया आपका भीष्मचंद, ठीक है। तो ये तो कुछ किए नहीं, लेकिन भीष्मचंद को अभी पढ़ेंगे। मानिक चंद में आपको याद रखना है कि मानिक चंद के उसमें क्या हुआ कि सूरवंश के विद्रोही सूरवंश, सूरवंश के विद्रोही, है ना, सूरवंश तो हम इतिहास में पढ़ेंगे कि विद्रोही ख्वास खान ने क्या किया था, ने शरण ली थी। तो यह क्वेश्चन है, शरण ली थी, ये PYQ है, देख लेना भाई इसको, ठीक है, कि किस सूरवंश के किस विद्रोही ने शरण ली थी। तो किसने, ख्वास खान ने ली थी। और इसकी जानकारी जो है, एक बुक है ना, इसकी यही लिख लेते हैं, एक बुक है, बुक का नाम है आपका तवारीख ए दाऊदी, तवारीख ए दाऊदी। इसमें जो है दाऊदी, इस बुक में जो है कहा गया है, और लेखक है मोहम्मद अब्दुल्ला। लेखक कौन है? मोहम्मद अब्दुल्ला। इसमें जो है इसकी जानकारी मिलती है कि सूर के विद्रोही, सूरवंश के विद्रोही ने जो है यहाँ पर शरण ली थी। नेक्स्ट राजा हमको पढ़ना है भीष्मचंद। अब भीष्मचंद में हमने पहला पॉइंट यही पढ़ना है कि भीष्मचंद कौन था। भीष्मचंद के उसमें हम पढ़ सकते हैं 43वां शासक था, और इसने राजधानी परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन पहले क्योंकि इनकी चंद वंशों की राजधानी जो है वो चंपावत में थी, बाद में जो है अल्मोड़ा शिफ्ट कर रहा था, लेकिन फिर क्या कर दिया, इसको जो है खस राजा
खस एक राजा मिलता है। खस है जब राजधानी शिफ्ट कर रहा था, है ना, तो पूरे अपनी सेना वेना के साथ लेकर के पूरा धन वन और जितना भी राजकोष में था लेके जा रहा था। लेकिन खस राजा जो था वही जो 200 सालों तक शासन किया था, जिसको फिर वीर चंद ने हरा दिया था, है ना। तो खस राजा था जिसका नाम था गजबुटिंगा। गजबुटिंगा इसकी हत्या कर देता है, किसकी, भीष्मचंद की। तो वो राजधानी स्थान, तो क्वेश्चन इसमें आया था कि राजधानी परिवर्तित करने का प्रयास या राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास सबसे पहले किस चंद्र शासक ने किया। परिवर्तन करने का प्रयास, है ना, तो इसी ने किया। हालांकि ये कर नहीं पाया क्योंकि रास्ते में ही किसने, गजबुटिंगा नाम के खस, उसने इसको मार दिया था, है ना। फिर दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी हो जाता है कि बाबरा का समकालीन था। बाबर का समकालीन, तब तक भारत में बाबरा का आगमन हो गया था 1526 में। दूसरा अगर हम इसमें देखेंगे तो अल्मोड़ा के खगमरे किले का इसने निर्माण कराया। आया क्वेश्चन है, खगमरा किला इसी ने बनाया और आलमनगर इसी ने बसाया, है ना। आलमनगर मतलब अल्मोड़ा का ही पुराना नाम था आलमनगर, की नींव जो है इसी ने रखी थी। बाकी मैंने आपको बता दिया कि गजबुटिंगा नामक जो खस राजा था उसने नैनीताल के समीप, नैनीताल के समीप इसकी हत्या कर दी। बाकी इसने जो है, देखते हैं और क्या क्या, अरे यार काम नहीं कर रहा है ना। और जो है इसने जो है वो किया, आलमनगर भीष्मचंद ने बसाया। खगमरा जो है, खगमरा क्या था, खगमरा, ये सारे अल्मोड़ा के पुराने नाम है। जैसे आलमनगर, है ना, तो आलमनगर तो किस, भीष्मचंद ने बसाया आलमनगर। फिर जो है इसमें क्या था, खगमरा, तो खगमरा बोला जाता था जब शुरुआत में, शुरुआती दौर का नेम है, जो चंदवंश शुरू स्थापित हुआ था, तो शुरुआती टाइम पर वो जो है इसको खगमरा बोलते थे, ठीक है। अगर इसी में देखेंगे हम, किलमोड़ा, ये अल्मोड़ा के पुराने नाम है, किलमोड़ा, तो किलमोड़ा कहा जाता था। स्थानीय पौधे का नाम है, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा अल्मोड़ा, ठीक है। स्थानीय पौधे का नाम है, इसकी पहले के जमाने पे चटनी वगैरह बनती थी, स्थानीय पौधे का नाम है, ठीक है। और दूसरा क्या है, राम क्षेत्र। राम क्षेत्र भी अल्मोड़ा का ही पुराना नाम है, राम क्षेत्र। इसे मानस खंड में अल्मोड़ा का नाम कहा गया, मानस खंड। स्कंद पुराण के अंदर 2 खंड है ना, केदार खंड और मानस खंड। मानस खंड में कुमाऊं का जिक्र है, तो उसी मानस खंड में इसको जो है राम क्षेत्र जो है वो कहा गया, है ना। और भीष्मचंद चंपावत में शासन करने वाला अंतिम राजा था। ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है अंतिम, क्योंकि उसके बाद इसका बेटा आएगा कल्याणचंद, वो राजधानी शिफ्ट कर लेता है। तो ये क्या है, अंतिम राजा है किस पर, अल्मोड़ा में शासन करने वाला, नहीं अल्मोड़ा नहीं, चंपावत में। अंतिम राजा है ये चंपावत में शासन करने वाला, ठीक है, चंपावत में शासन करने वाला। बाकी इसने क्या किया, शासन करने वाले। इसके बाद जो है राजधानी शिफ्ट हो जाती है, तो फिर जो है क्या किया जाता है, ये क्या करेगा राजधानी शिफ्ट कर लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका बेटा राजधानी शिफ्ट कर लेगा, तो फिर उधर रहना वो शुरू करेंगे। नेक्स्ट टाइम है, मतलब नेक्स्ट राजा बन जाता है कल्याणचंद। कल्याणचंद मतलब इसी का बेटा था कल्याणचंद, ठीक है। हालांकि भीष्मचंद का कोई गोद लिया हुआ बेटा था, भीष्मचंद का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो इसने गोद ले लिया था, क्योंकि इसे पता था कि मेरे मरने के बाद फिर उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इसने गोद ले लिया था। इसका रियल पिता ताराचंद था, तो गोद लिया। जैसे कल्याणचंद गद्दी पर बैठा, सबसे पहले उसने अपने पिता का बदला लिया, गजबुटिंगा को मार दिया। गजबुटिंगा को मारने के बाद इसने क्या कर दिया, जो इसके पिता की ख्वाहिश थी कि राजधानी शिफ्ट करनी है, तो इसने जो है राजधानी शिफ्ट कर ली। शिफ्ट करने के बाद इसने कहाँ बना दी, चंपावत थी राजधानी, तो इसमें अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी। अल्मोड़ा शिफ्ट करने के बाद इसने फोर्ट मोइरा नाम का एक किला बनाया, जिसे लाल मंडी का किला कहा जाता है। तो 2 खगमरा तो इसके पिता भीष्मचंद ने बनाया, इसने कौन सा बनाया, इसने राजधानी शिफ्ट कर ली। पहला पॉइंट तो राजधानी ही इसने शिफ्ट कर ली, है ना। और दूसरा क्या किया इसने कि अल्मोड़ा में क्या कर दिया इसने, लाल मंडी नाम का किला बनाया, लाल मंडी। बाद में अंग्रेज आएंगे तो इस लाल मंडी का नाम की किले का नाम बदल करके फोर्ट मोइरा कर देंगे, है ना। तो इसी को लाल मंडी कहा जाता है, मतलब ये इसी ने बनाया था, लेकिन अंग्रेज फिर बाद में इसका नाम बदल देंगे। और अपने मतलब पिता के हत्यारे गजबुटिंगा को इसने क्या कर दिया, मार दिया। बाकी इसका एक एक ताम्रपत्र मिलता है, ताम्रपत्र है कल्पाणी गाड़। कल्पाणी गाड़, गाड़ तो गढ़वाली में उनको बोलते हैं ना, छोटे मोटे धारे वगैरह, कल्पाणी गाड़, वहां से इसकी जानकारी मिलती है। इसे राजा धीराज कहा गया, कल्पाणी गाड़ में इसे राजा धीराज कहा गया, और जो है धीराज कहा गया। और अल्मोड़ा को राजापुर कहा गया। इसी कल्पाणी उसमें अल्मोड़ा को क्या कहा गया, अल्मोड़ा जो है जनपद, उसको क्या कहा गया, क्या बोला मैंने, अल्मोड़ा को क्या कहा गया, राजापुर कहा गया। क्या कहा गया, राजापुर, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भीष्मचंद के उसमें। बाकी जो है अच्छा, मल्ला महल का निर्माण ये करता है,
अच्छा, राजधानी शिफ्ट बोलेगा तो कब करेंगे? शिफ्ट किया इसने 1563 में, ये डेट याद हो जाती है, 15 मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा इसने क्या किया, अल्मोड़ा में तल्ला महल का निर्माण किया, मल्ला महल, सॉरी, अल्मोड़ा में तल्ला महल तो उद्योग चंद बनाएगा, अल्मोड़ा में इसने मल्ला महल बनाया, ठीक है, मल्ला महल का निर्माण इसने किया अल्मोड़ा में, जो आज भी है मल्ला महल का इसमें इसने जो है निर्माण किया, मल्ला महल अल्मोड़ा में। और गंगोली हाट, दानपुर और मणकोटी को इसने जीता था। तो ये बड़ा दिमाग वाला था बालो कल्याण चंद, इसने सोचा कि अगर मैं जो है सबसे युद्ध करता रहूंगा तो फिर क्या है, बड़ा मुश्किल है, सेना भी मरेगी और जरूरी नहीं कि मैं जीत पाऊं। तो इसने जहां जहां जो है ये जिस एरिया को अपनाना अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, वहां वहां के राजाओं से इसने क्या करते, राजाओं की बेटियों से शादी कर ली। तो इसको कुछ कुछ तो दहेज में मिल गया, एक आध जगह इसने जहां इसको लगा कि राजा वीक है वहां इसने युद्ध कर लिया। तो आया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए गंगोली हाट, जो गंगोली हाट आपको पता है किसने बसाया था, सुजान देव ने कत्यूरी शासक में, पिथौरागढ़ में है। और आपका दानपुर, दानपुर ये भी आया क्वेश्चन है, ये है आपका बैजनाथ मतलब बागेश्वर में, अगर हम सीधा देखेंगे बागेश्वर में। और मणकोटी, मणिकोटी ये भी है आपका कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। तो ये दोनों पिथौरागढ़ में है। ये सारे इसने जीत लिए और किस में मिला दिया था, अपने साम्राज्य चंद्रवंश में इसने मिला दिया था। आए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट राजा हुआ आपका रुद्रचंद, ये सबसे लंबा है, सबसे लंबा कार्यकाल इसका है रुद्रचंद, ठीक है, रुद्रचंद सबसे पढ़ा लिखा राजा यही है, सबसे विद्वान राजा भी यही है, रुद्रचंद। रुद्रचंद का शासनकाल अगर हम देखेंगे तो 1565 से और 1597 जाते हैं। कितना जाता है, 1565 से और 1597 तक जाता है। तो बहुत लंबा कार्यकाल जो है इसका होगा, सबसे विद्वान राजा होगा, और है ना। और अकबर का समकालीन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है, अकबर का समकालीन, अकबर का समकालीन, समकालीन था ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, अकबर का समकालीन है। तराई के युद्ध किए इसके समय पे, है ना, तराई के 2 युद्ध हुए, एक तो हुसैन खान टुकड़िया के नेतृत्व में। अच्छा, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। वैसे अगर रुद्रचंद की हम देखें, रुद्रचंद जो है जब गद्दी पर बैठा तो इसको पता था कि इस पे तराई भाबर वाला जो एरिया है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था उधम सिंह और नैनीताल वाला, सबसे उपजाऊ था, जिस पर हर किसी की नजर है। उधर से कटेहरी राजाओं की नजर थी, इधर से चंदों की राजधानी थी, छोटे मोटे आपस में जो राजा थे उनकी थी, और मुगलों की थी, जो मुगल मतलब दिल्ली में बैठे थे उनकी भी, यहाँ तक कि इसमें रोहिलखंडी जो बुंदेलखंड में कटेहरी राजा थे उनके भी इस पर सब पे नजर थी। तो उसको पता था कि पहले क्या किया जाए, कैसे करके भी तराई क्षेत्र को अपने में मिला दिया जाए, है ना, मतलब वहां पर जो है एक तरफा मेरा राज हो, ताकि वहां से इनकम आती रहे और फिर शासन प्रशासन अच्छे से चल पाए। तो इसके समय पर क्या है, उस तराई भाबर के लिए, उस उधम सिंह और नैनीताल जो सबसे उपजाऊ था, 2 युद्ध हुए। और मुगलों ने ही युद्ध करने के लिए भेजे थे, मुगल मतलब अकबर के समय पे। तो देखिए तराई भाबर, तराई भाबर पर 2 बार युद्ध हुए, है ना, 2 बार युद्ध हुए। एक तो हुआ आपका कब, 1543 में, है ना, 1568 में, सॉरी 1568 में, ठीक है, 1568 में एक युद्ध हुआ तराई, और किसके नेतृत्व में है होगा, मुगलों ने अकबर ने किया है, अपना एक विश्वास पात्र जो है सेनापति भेजा था, जिसका नाम क्या था, हुसैन खां टुकड़िया। आया क्वेश्चन है, हुसैन खां टुकड़िया, टुकड़िया। तो उसके जो है नेतृत्व में ये युद्ध हुआ, तराई भाबर पहला युद्ध। हालांकि इसमें जो है रुद्रचंद जो है वो हार गया, तो रुद्रचंद जो है इसमें हार गया, अगर हम देखेंगे हार गया। फिर जो है तराई भाबर का सेकंड मतलब सेकंड युद्ध हुआ तराई भाबर पर, और फिर जो है रुद्रचंद ने नवाबों को खदेड़ा 1575। अगर दूसरा युद्ध हम देखेंगे, ये दोनों डेट याद रखना, आया क्वेश्चन। इसमें इसने जो है पहली बार तो मुगलों ने आक्रमण किया, दूसरे बार में की जो है रुद्रचंद ने इनको लसाड़ करके फेंक दिया, और यहाँ पर रुद्रपुर की स्थापना कर दी। रुद्रपुर जो आप देखोगे आज उधम सिंह नगर का एक सबसे बड़ा मतलब नगर है रुद्रपुर की, इसने स्थापना कर दी। उसके बाद जो है रुद्रपुर की स्थापना इसने कर ली, ठीक है, उधम सिंह नगर में पड़ता है, उधम सिंह नगर में पड़ता है रुद्रपुर। रुद्रपुर एक तहसील भी है। आगे देखते हैं, इससे जो है जब ये इसने भयंकर तरीके से जो है 1575 का जो युद्ध हुआ था, नवाबों और मुगलों को सबको खदेड़ दिया। अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ, अकबर ने सोचा यार ऐसा कौन सा गढ़वाल का राजा पैदा हो गया, मतलब गढ़वाल मतलब पहाड़ का राजा पैदा हो गया, जिसने जो है हमको हरा दिया, मेरा इतना बड़ा सेनापति विश्वास पात्र है, ये सब कुछ। तो इसने क्या कर दिया, अकबर ने इसको बुलाने मतलब मिलने के लिए बुलाया। तो इनकी मुलाकात हुई अकबर और इसकी लाहौर में, रावी नदी के तट पर, लाहौर में। आया क्वेश्चन है
रावी नदी के तट पर कब 1588 में इनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद अकबर और इसकी मुलाकात होती है 1588 में। और 84 माल परगना का जो 84 माल परगना जो 84 माल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 84 कोस में फैला हुआ था। और 9 लखिया परगना इसलिए क्योंकि उससे प्रति साल जो है 9 लाख रुपए की इनकम होती थी। तो वो जो है इसका अधिकार पत्र जो है इसको दे दिया कि भाई अब तुम्हारा है वो, जब तक तुम राजा रहोगे तब तक कोई भी उस पर दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। हालांकि उसके बाद जितने भी राजा हुए फिर उस पर आक्रमण होगा तराई भाबर के लिए, लेकिन कहा कि जब तक तुम राजा रहेंगे ना मुगल करेंगे, ना कटिहारी करेंगे, ना लोकल राजा कहेंगे, वो तुम्हारी और उसकी रक्षा करना मुगलों का भी कर्तव्य होगा। तो इसलिए जो है राजा ने इसको क्या कर दिया, 84 माल परगना का अधिकार सौंप दिया। उसके बाद जो है रुद्रचंद ने अपने पुत्र में, अकबर का समकालीन था तो रुद्रचंद ने अपने अपने दरबार में जो वो था बीरबल था, है ना, अकबर और बीरबल की कहानी तो हमने सुने थे। तो बीरबल का पुत्र जो था उसको अपने अपने दरबार में इसने क्या किया था, पुरोहित नियुक्त किया था। किसने, रुद्रचंद ने। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसने क्या कर दिया था, और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, तुजुक एक जहांगीरी में मिलती है, यानी कि जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, उसमें जो है इसका जिक्र मिलता है कि भाई इसने अपने दरबार में बीरबल के पुत्र को पुरोहित नियुक्त किया था। दूसरा जो है हम इसमें देखेंगे सीरा विजय होता है। सीरा मतलब पिथौरागढ़ पर अगेन उसके लिए युद्ध होगा। सीरा विजय बहुत भव्य महल था एक, उसको जो है घेरने के लिए, उसको युद्ध करने के लिए उस पर बार बार आक्रमण होंगे तो सीरा जीत जाता है। सीरा ऐसे ही नहीं जीता है, सीरा पर जो है ना, बहुत लंबे समय तक 1 महीने तक घेरबंदी किया रहता है सीरा पे। लेकिन जो है क्या हो जाता है, फाइनली जो है पुरखू पंत जो इसका एक बहुत ज्यादा वो था, इसका विश्वासपात्र सेनापति था और बहुत ज्यादा महान और शक्तिशाली भी था। पुरकुपन जो है 1 महीने तक घेर के रख देता है किसको, सीरा के महल को, मतलब सीरा के किले को। फिर फाइनली जो है सीरा का किला जो है इसका हो जाता है पुरकुपंत का, पुरकुपंत की वजह से जीत जाता है। तो इस एक तरफा युद्ध होता है इसमें। एक तरफा युद्ध क्या हो जाता है, एकफा युद्ध, सॉरी एक तरफा नहीं, एकफा युद्ध में मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच रुद्रचंद और जो सीरा का राजा था उसके बीच जो है मतलब बातचीत होती है। वो कहते हैं कि ऐसे कब तक, मतलब एक 1 महीने से आप घेर के बैठे हो, सेना का जो राशन, रसद जिसे कहा जाता है, सेना का राशन को इनके समय पे रसद कहा जाता है, वो खत्म हो गई है, तो अभी क्या करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि इनके बीच तय हुआ कि तुम भी अपने शक्तिशाली उसको भेजो सेना में जो है, और हम भी अपने उसमें भेजेंगे, तो उसे कहा जाता है एकफा युद्ध। तो उनके यहाँ पे जो सीरा के समय राजा रहे होंगे उसके यहाँ पर एक जो सेना था सबसे प्रमुख था और बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से शक्तिशाली था, उसका नाम था एकफा। तो एकफा युद्ध जो है इन दोनों के बीच होता है। और एकफा युद्ध उसे भी कहा जाता है जब सिर्फ क्या होगा, एक एक लड़ेंगे, तुम्हारी सेना का जो प्रमुख है, मतलब जो शक्तिशाली हमारी सेना का है, सेना नहीं लड़ेगी। तो दोनों के बीच तय हुआ कि भाई सेना क्यों फालतू में मारनी है, कुछ तुम्हारे मरेंगे कुछ हमारे, ऐसे भी राजा हुए इतिहास में, सबसे अच्छी बात है। और इन्होंने क्या, इन दोनों के एकफा युद्ध हुआ और पुरखुपन जीत गया था और सीरा पर इसकी विजय हो गई। ठीक, दूसरी जो है उसके बाद जब कब 1581 में, तो सीरा विजय हम सीधा इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं सीरा विजय। सीरा विजय हुई 1581 में। 1581 में इसी के सेनापति किसके, पुरखुपंत की वजह से। फिर इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इसने सोचा जब उधर पिथौरागढ़ की तरफ हम जीत गए तो गढ़वाल की तरफ भी जीत जाएंगे। तो गढ़वाल का राजा था बलभद्र शाह। गढ़वाल का राजा कौन था, बलभद्र शाह। बलभद्र शाह, बलभद्र शाह, इन्हें लगा हम यहाँ भी जीत जाएंगे, लेकिन बलभद्र शाह ने, इसका जो सेनापति था उसका नाम क्या था, पुरखुपंत, है ना, पुरखुपंत। तो पुरखुपंत को जो है बलभद्र शाह ने मार दिया। मारने का मतलब है कि बदाणगढ़ का युद्ध हो जाता है। और इन दोनों के बीच 1581 में ही बलभद्र शाह और पुरखुपंत, पुरखुपंत मतलब रुद्रचंद, है ना, रुद्रचंद, तो एक ही राजा है क्योंकि उसी का सेनापति, इनके बीच जो है एक बदान, देख रहे हो, एक ही चीज के लिए हर राजा लड़ रहे हैं, बदानगढ़ का युद्ध। अभी आप पूरा देखते जाइए फिर आपको और मजा आएगा। तो इनके बीच युद्ध हुआ, ये भी 1581 में ही हुआ, 1581 में। और इसमें जो है पुरखुपंत, बलभद्र शाह जो है पुरखुपंत को मार देता है। बलभद्र शाह इसलिए जीतता है क्योंकि कत्यूरी और चंद्रवंशों की वैसे भी आपस में नहीं बनती। कत्यूरी मतलब बैजनाथ बागेश्वर वाला एरिया पर कत्यूरी शासक थे, जो शुरू में हमने पढ़े थे, 3 परिवार हुए थे। तो कत्यूरी का एक राजा था जिसका नाम था सुकाल देव, जिसका नाम क्या था, सुकाल देव, है ना। ये सुकाल देव मदद करता है बलभद्र शाह की, और सुकाल देव की पहले से ही चंदों से थोड़ी बहुत नफरत थी। ये दोनों मिल जाते हैं और फिर बुरकुपन को मार देते। ये बड़ा सदमा था किसके लिए, रुद्रचंद के लिए, क्योंकि उसने सबसे जो इम्पोर्टेंट जो उसका सेनापति था उसको जो है खो दिया था। फिर जो है विद्वान तो था ही ये रुद्रचंद, इसलिए जब विद्वान था तो इसने कुछ बुकें लिखी। बुकें क्या क्या लिखी, मैं नाम से ही बता देती हूँ। ययाति चरित्र पुस्तक लिखी, त्रैवर्णिक धर्म जो है इसकी एक पुस्तक है। अगर लिखना चाहे आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, उनमें मैंने एक एक
उसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मतलब एक एक पुस्तक को 4 पुस्तकें हैं, एक ययाति चरित्र है ना, ययाति चरित्र इसकी पहली पुस्तक है, एक ऊषा गोदया इसकी पुस्तक है, दूसरा क्या है, एक सेन शास्त्र भी है जो पक्षी आखिर से संबंधित है, और दूसरा त्रैवर्णिक धर्म निर्णय जो है एक इसकी पुस्तक है। तो 4 पुस्तक है, ये पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है, ये इसी की है। बाकी इसने क्या कर दिया, रुद्रचंद ने, है ना, युवाओं को काशी और कश्मीर भेजा। अल्मोड़ा में इसने युवाओं की, क्योंकि पढ़ा लिखा था तो चाहता था कि उस समय संस्कृत का बोलबाला ज्यादा था, तो इसने युवाओं को पढ़ने के लिए काशी और कश्मीर भेजा। संस्कृत में इसने अल्मोड़ा में इसने 4 पाठशालाएं खोली, किसने, रुद्रचंद ने। और दूसरा जो है इसने क्या किया, अल्मोड़ा के अंदर जो मल्ला महल, उसके अंदर जो है इसने अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना करी, और मल्ला महल अल्मोड़ा का निर्माण प्लस मतलब इसने क्या किया, उसके अंदर रामशिला मंदिर बनाया। तो जो मल्ला महल है, मल्ला महल, उसके अंदर इसने क्या है, रामशिला मंदिर बनाया, रामशिला मंदिर, ठीक है। रामशिला मंदिर अभी भी है वो। अब तो खैर यहाँ पर मल्ला महल में कोर्ट वगैरह चलता है अल्मोड़ा का, है ना, स्थानीय कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह यहाँ पे चलता है। और इसके समय पे भूमि को थात कहा जाता था, और जो भूमि का मालिक होता था उसे थातवान कहा जाता था। छोड़ा छोड़ी नाम के इसने जो है 2 पद बनाए, जिनका काम क्या हो जाता था, मतलब छोड़ा छोड़ी थे, घर के नौकर चाकर। दूसरा इसने क्या किया, पौड़ी 15 बिस्वा नाम से बनाए, कि जो बड़े लोग हैं, जाति में ऊंचे लोग हैं, उनको पौड़ी 15 बिस्वा कहा जाएगा, और जो दलित जाति के लोग हैं उनको सामान्य जनता कहा जाएगा। ये भी इसी के दरबार में हुआ था। चौथानी ब्राह्मणों की ये नियुक्ति करता है। फिर रुद्रचंद के आते हैं 2 बेटे, एक आता है आपका शक्ति गोसाई, एक आता है लक्ष्मी गोसाई। शक्ति गोसाई, ठीक है, शक्ति गोसाई। तो शक्ति गोसाई जो है ये जन्मांध थे, है ना, शक्ति गोसाई ये बड़ा बेटा था। हालांकि ये शक्ति गोसाई जो है जन्मांध था, इसलिए इसे कुमाऊं का धृतराष्ट्र, कुमाऊं का टोडरमल भी कहते हैं। हालांकि ये जन्मांध था, लेकिन पूरी बुद्धि जितनी भी देता था। इसका मतलब रुद्रचंद के 2 बेटे थे, एक शक्ति गोसाई है, एक लक्ष्मी गोसाई है, लक्ष्मी गोसाई, ठीक है, लक्ष्मी गोसाई है। तो ये शक्ति गोसाई जो है जन्मांध थे, इसलिए ये राजा नहीं बना, जबकि ये बड़ा था तो अंधे होने की वजह से इसे राजा नहीं बना दिया गया। लेकिन ये पूरी बुद्धि देता था, जितनी भी अपने भाई को, क्योंकि फिर राजा ये बना तो पूरी बुद्धि जो है ये अपने भाई को देता था, कैसे किस पर युद्ध करना है, अटैक करना है, लैंड से संबंधित टैक्स वैक्स टैक्सेशन कैसे करना है, सारा का सारा बुद्धि जो है लक्ष्मी गोसाई को यही शक्ति गोसाई देता था। उसके बाद जो है इसीलिए इसे कुमाऊं का टोडरमल, कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है, शक्ति गोसाई को। आगे आप देखोगे इसमें, और बहुत सारे जो है इसने कोटियाल बनाए। कोटियाल मतलब एक तरीके से सेना, राजधानी में तैनात कर्मचारियों को कोटियाल, सेल खाना बनाया इसने, जहां पर मतलब अलग अलग पद बनाए, वो आप उसमें देख लेना। मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ, वो आप पूरी डिटेल में देख लेना। लक्ष्मी गोसाई के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया, 7 बार हार गया। 7 बार हारने के बाद इसका जो किला था उसको श्यालबुगा कहा गया। श्यालबुगा बोलते हैं ना गढ़वाल में, बोला कि श्याल होने वाले हो, बहुत ज्यादा डरपोक बनो, है ना, तो इसीलिए उसके किले को डरपोक कहा, मतलब एक तरीके से डरपोक था कि भाई तू 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण करने गया और 7 ही बार हार के आ गया। 8वीं बार फिर पूरी बुद्धि देता है शक्ति गोसाई। हालांकि ये गुस्सा जाता है कि अब मैं नहीं युद्ध कर, क्योंकि बुद्धि तो कौन दे रहा था, शक्ति गोसाई। अब गुस्सा जाता है, बोला तू जो तो खाली कमांड करता है, तुझे दिखता विखता कुछ है नहीं, वहां इतनी बड़ी सेना है गढ़वाल में, नहीं लड़ूंगा। तो ये 8वीं बार जो है कहता है बस इस बार जो है क्या करना है, इस बार लास्ट बार है, इस बार कर ले। तो 8वीं बार आक्रमण करता है गढ़वाल पर और जीत जाता है। मजेदार बात, जी जाता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अच्छा जब ये देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, लक्ष्मी गोसाई ने किया कितनी बार आक्रमण किया, 7 बार आक्रमण किया, 7 बार गढ़वाल पर किया लेकिन असफल रहा। फिर इसने 8वीं बार जब आक्रमण किया तो ये सफल हो गया। सफल होने के बाद इसने क्या कर दिया, सफल हो गया। तो सफल होने के बाद जो गढ़वाल का राजा का कौन था उस समय पे, मानशाह, है ना। ये जब हम पवार वंश पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से, गढ़वाल का राजा था मानशाह। और मानशाह ने जो है, मानशाह ने क्या कर दिया, मानशाह का सेनापति था खतर सिंह, जिसका नाम क्या था, खतर सिंह। ये खतर सिंह को मार देता है 8वीं बार। खतर सिंह को मारने के बाद ये इतना खुश हो जाता है कि कुमाऊं में जो है एक खतुड़वा त्योहार मनाना शुरू कर देता है। आज भी मनाया जाता है 17 सितंबर को कुमाऊं में। और ये त्योहार जो होता है वो पशुओं की रक्षा के लिए होता है ना। तो खतर सिंह के मारने की वजह से ये खतौड़ा त्योहार मनाता है, 17 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 8वें आक्रमण में सफलता इसलिए मिली क्योंकि इसका जो, ये तो गढ़वाल का राजा था खतर सिंह और इसका सेनापति था गेंडा सिंह।
ना, नाम देख रहे हो, गेंडा सिंह, इधर गेंडा उधर खतर, इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है, खतर सिंह को मार देते हैं और जीत जाता है, खतौड़ा त्योहार मनाया जाता है। बाकी क्या है, अकबर और जहांगीर का समकालीन था, है ना, इसके उसमें तो हमको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस कुमाऊं का टोडरमल, कुमाऊं का धृतराष्ट्र के कहा जाता है। लक्ष्मी गोसाई को उसमें एक दो पॉइंट देख लेते हैं उसमें। इसको लखली बिराली कहा जाता था, लक्ष्मी चंद को लखली बिराली मतलब कहा जाता है, बिराली मतलब ये मुगलों के सामने जो है डरपोक भीगी बिल्ली बन के रहता था, जबकि गढ़वाल के राजाओं के सामने चौड़ बनकर के रहता था, ठीक है, इसलिए इसको रखुली बुराली कहा जाता था। न्यू वाली और विस्टावली इसने कचहरियां बनाई। आया क्वेश्चन है न्यू वाली, ये क्या है, पूछा गया था कि ये क्या है, न्यू वाली प्लस विस्टावली, तो ये क्या थी, विस्टावली, ये कचहरियां थी, कचहरियां मतलब कोर्ट, ये इसके समय पे था। दूसरा जो है इसको मानोदय काव्य, मानोदय काव्य, ये पुस्तक है किसकी है, कवि भरत की, कवि भरत की, उसमें इसको लक्ष्मण कहा गया, किसको, लक्ष्मी चंद को क्या कहा गया, लक्ष्मण कहा गया। बाकी मोनाकोट जो ताम्रपत्र है, जानकारी मोनाकोट ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है, तो इससे संबंधित जो है ताम्रपत्र है वो है मोनाकोट ताम्रपत्र, उससे जो है इसकी जानकारी मिलती है, किसकी, लक्ष्मण मतलब ये शक्ति, सॉरी लक्ष्मी गुसाई की। बाकी जो है इसने क्या कर दिया, 1602 में बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, 1602 में इसने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का इसने निर्माण कराया। आया क्वेश्चन है, देख लेना, है ना, मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है, जीर्णोद्धार करवाता है। दूसरा इसमें जो है आपको देखना है कि इसने कहा जाता है कि बुद्धि तो कौन दे रहा था, काणा, काणा मतलब शक्ति गोसाई जो है बुद्धि दे रहा था, तो काणे ने कहा इतना टैक्स, लोगों पे टैक्सेशन लगा दिया कि लोग जो है खेती वगैरह करने पर डर गए, तो लोगों ने, कहा जाता है कि इतना टैक्सेशन हो गया था कि लोग अपने छतों पर साग सब्जी उगाते थे, है ना, कि भाई अगर हम खेतों वगैरह में बोएंगे, बगीचे वगैरह में, तो टैक्स लगेगा। दूसरा जो है जूलिया कर और सिरती कर इसी के समय लगाया गया। जूलिया जो है, आया क्वेश्चन है, जूलिया लगता था पुलों पर और सिरती कर लगता था नगद कर, तो आप लेक्चरर वगैरह के पेपर भी देख लेना, जब प्री वगैरह होता था इसमें भी आया क्वेश्चन है कि सिरती क्या था, सिरती क्या है, एक कर है, और कर भी कैसा है, नगद कर, दोनों बार क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, एक बार तो उसी सिरती कर से, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट राजा है दिलीप चंद, नेक्स्ट राजा को, आय है, नेक्स्ट राजा बना आपका दिलीप चंद, दिलीप चंद, तो दिलीप चंद भोगविलासी राजा था, कुछ किया ही नहीं, इसीलिए जब भोगविलासी था, एक राजा अच्छा निकलेगा एक बकलोल निकलेगा, है ना, तो दिलीप चंद जो है, दिलीप चंद ने क्या किया, इसके समय पर पंत और प्लस उपरेती, है ना, जब वो खुद राजा काम का नहीं है तो और ही जाति जो है वो कहीं ना कहीं लय में आ जाएगी, लय का मतलब है एक्शन में आ जाएगी, वो कहेगी राजा तो ऐसी है, इस समय अच्छा मौका है, राजा को टपका दे या कुछ भी कर दे और फिर पूरी सत्ता अपने हाथ में ले। तो इन पंत और उपरेती दो जातियों में जो है अधिकार के लिए युद्ध होता था, अधिकार के लिए बार बार इन दोनों में युद्ध हो गया कि अब हम चंद्रवंश के राजा हम बनेंगे, पंत सोचते थे हम बनेंगे उपरेती, हालांकि दिलीप चंद जो है वो पंत का साथ देता है। तो उपरेती जाति, इस पर एक आया क्वेश्चन है कि उनके बारे में कहती है कि बिना पंत चले ना, है ना, ऐसे करके इसको डायलेक्ट मानते हैं कि दिलीप चंद अगर पंत जाति का सहयोग हो तो दिलीप चंद एक रास्ता, एक एक कदम भी नहीं चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट राजा बनता है वो है आपका विजयचंद, विजयचंद, नाम देख रहे हो, विजयचंद, विजयचंद जब राजा बनता है तो जो है इसकी अच्छा, विजयचंद नाम का ही विजय था, ये शुरू में राजा बनते ही सबसे बड़ा कचाइन कर देता है, कचाइन करता है कि बड़गुजर मतलब बड़गुजर उधर यूपी साइड की तरफ को, उधम सिंह नगर की साइड को, बड़गुजर की बेटी से जो है शादी कर लेता है, शादी कर देता है बड़गुजर की बेटी से, बुलंदशहर मतलब बुलंदशहर वाले आसपास में, है ना। अब ये चंद्र राजा जो है अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे, और जो उधर यूपी जो बुलंदशहर वाले हैं वो सूर्यवंशी मानते थे, राम कुमार की, चंद्रवंश वाले सोचते थे हम ज्यादा बड़े हैं चंद्रवंशी, और ये सब गुस्सा गए विजयचंद से कि तूने अपना प्रेम विवाह कैसे कर लिया, है ना, क्योंकि हम तो बड़े थे और तुमने छोटी जाति, ये जाति वाति आज का सीन नहीं, ये बहुत पहले का ही सीन है ना, तो ये गुस्सा गए, गुस्साने के बाद ये विजयचंद से सब के सब जो इसके दरबार वगैरह में, हालांकि वो राजा बन गया था लेकिन सबके सब इससे गुस्साए रहते थे, मुंह फुला के रख कि इसने नाक कटवा दी चंद्रवंश की, हम बड़े थे, इन्हें छोटी लड़की से शादी कर ली, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्यार प्रेम धर्म राजनीति में सब जायज है ना। तो चलिए खैर, तो विजयचंद जो है शादी कर लेता है, शादी करने के बाद जो है कर लेता है, फिर सारे गुस्साए थे षड्यंत्र सब इसकी तरह हो जाता था, कोई ना कोई राजा थे, राजा के सामने कुछ नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे चुगली करते थे। फिर इसी के दरबार में त्रिमूर्ति थे, त्रिमूर्ति मतलब तीन व्यक्ति थे जिनका नाम क्या क्या था, जिनका नाम था क्या, सुखराम कार्की, है ना, सुखराम कार्की, और प्लस पीरू गोसाई, है ना, पीरू गोसाई और विनायक भट्ट,
कौन, विनायक भट्ट, ये तीनों जो है मिलकर के इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। ये तीनों की तीनों, ये सोया रहता है ना रात को महल में, और ये तीनों के तीनों जो है इसके खाने में जहर मिला करके दे देते हैं। हालांकि इसमें ये भी है कि ये खा लेता है उस खाने को और इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसकी बीवी थी जो लेके आया था बड़गुजर की बेटी को, है ना, बीवी थी मतलब इसकी, वो बच जाती है, उसे पता चल जाता है, वो बच जाती है। फिर ये तीनों मिलकर के उसके साथ व्यभिचार भी करते हैं, मतलब दुराचार करते हैं। वो किसी तरह से अपना आत्मसम्मान बचाने में हालांकि कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर बाद में क्या है, वो आत्महत्या कर लेती है। ऐसे भी कई बुकों में इसका मिलता है। ये तीनों इसको कहानी कर लेते हैं, षड्यंत्र मार करके मचा देते हैं। मल्ला महल के दरवाजे का निर्माण यही करता है, क्योंकि मल्ला महल, देखिए मल्ला महल किसने बनाया था, रुद्रचंद ने। मल्ला महल में जो दरवाजा है उसका निर्माण कौन करता है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज, मल्ला महल पूछेगा तो रुद्रचंद, दरवाजे का निर्माण बनेगा तो यही करता है। दरवाजे का निर्माण कौन करता है, आपका विजय चंद करता है। बभेका ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है, तो आपको ताम्रपत्र भी याद रखने हैं, बभेका ताम्रपत्र, है ना। ताम्रपत्र से किसकी जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है किसकी, विजय चंद की मिलती है। और मेहरा और फरत्याल, मतलब तीन तो थे त्रिमूर्ति, सुखराम कारकी, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट, इन तीनों ने तो टपका दिया, लेकिन इसी के दरबार में दो और जाति रहती थी, मेहरा प्लस फरत्याल, है ना। तो एक किंग मेकर वाली भूमिका निभाते थे कि इनको ये जो कहेंगे वो ही राजा बनेंगे, इस टाइप से इनका बड़ा दबदबा था इनके दरबार में। इनमें भी आपस में संघर्ष हो गया था फिर बाद में, कि हम में से ही मेहरा वालों ने सोचा कि अब हम राजा, हम जो बोलेंगे वो राजा बनेगा, फरत्याल वालों ने सोचा कि हम जो कहेंगे वो राजा बनेगा। तो इनमें संघर्ष चलता रहता था, क्योंकि वो तो मर गया था, उसको तो उन तीनों ने ही टपका दिया था। फिर इसका विरोध किया था किसने, जब पता चला कि इन त्रिमूर्ति ने विजय चंद को मार दिया, तो इसका विरोध किया था लक्ष्मी गोसाई के बेटे नीलू गोसाई, एक व्यक्ति था उसने। तो इन्होंने जो है, इन तीनों ने, कहा जाता है कि उसकी भी आंखें निकाल दी, पप्पूराम, कार्की और ये जो तीनों त्रिमूर्ति थी, उन्होंने उसकी आंखें निकाल दी थी। नेक्स्ट राजा बनता है वो है आपका त्रिमल चंद। त्रिमल चंद, है ना। तो त्रिमल चंद जब राजा बनता है तो गढ़वाल श्याम शाह की मदद से गद्दी पर बैठता है। त्रिमल चंद जो राजा बनता है वो गढ़वाल का राजा श्याम शाह है, श्याम शाह गढ़वाल का राजा है, उसकी मदद से गद्दी पर बैठता है, क्योंकि वहां मेहरा, फरत्याल, ये त्रिमूर्ति सब कचाइन हो रहा था, और जो विजय चंद था उसका कोई पुत्र तो था नहीं, तो फिर गद्दी के लिए लड़ाई हो जाती है। तो फिर ये है राजा श्याम शाह जो गढ़वाल का, वो हेल्प करता है इसको राजा बनाने में। कौन, श्याम शाह, है ना, गढ़वाल का राजा जो है श्याम शाह, इसकी मदद करता है इसको राजा बनाने में। फिर ये राजा बन तो जाता है। दूसरा क्या है, गद्यूड़ा ताम्रपत्र में, एक ताम्रपत्र है गद्यूड़ा, कहाँ है, पिथौरागढ़ में। इसको जो है गद्यूड़ा ताम्रपत्र में, पिथौरागढ़ में है गद्यूड़ा ताम्रपत्र, इसमें इसको युवराज कहा गया। क्या, त्रिमल चंद को क्या कहा गया, युवराज कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा क्या है, इन्होंने जो जब ये गद्दी पर बैठा ना, तो इसने इन तीनों को सल्टा दिया। पप्पूराम कार्की जो त्रिमूर्ति थे, पप्पूराम कार्की, पीरू गुसाई और विनायक भट्ट को सबसे पहले इसने कहानी, किसी को मार दिया, किसी को लसाड़ दिया, किसी को भगा दिया, किसी की आंखें फोड़ दी, जैसे किया था। दूसरा इसने सल्टा दिया तीनों का। और अच्छा, इसने एक कुआं मोड़ युद्ध किया, कुआं मोड़ युद्ध हुआ इसके समय पर। एक आया क्वेश्चन है पीसीएस में, देख लेना, 1634 में। कब, 1634 में, है ना। तो ये किस किस के बीच हुआ, त्रिमल चंद के बीच और तत्कालीन विद्रोही, है ना, जो लोकल लोग रहे होंगे वहां के, मतलब लोकल राजा रहे होंगे, तो त्रिमल चंद लिख सकते हैं। त्रिमल चंद प्लस जो वहां के विद्रोही थे, तत्कालीन विद्रोही रहे होंगे, उनके बीच ये युद्ध होता है, कुआं मोड़ का युद्ध हो जाता है। बाकी इसने क्या है, छकाता में खसों का, छकाता देख लेना, इसको आया क्वेश्चन है। छकाता में ये खसों को भी दबा देता है, खसों को भी जो है मार मार के लसाड़ देता है। विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है त्रिमल चंद। नीलू कठैत के वंशज करण कठैत को ये रसोई नियुक्त करता है। नीलू कठैत मतलब लक्ष्मी चंद का बेटा नीलू कठैत, नीलू कठैत का बेटा था, वंशज था, बेटा नहीं। करण कठैत, उसको ये रसोईया नियुक्त करता है अपने दरबार में। आया क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट जो राजा बनता है वो है आपका बाज बहादुर, 50वां राजा। बाज बहादुर जो है वो क्या है आपका, 50वां राजा बाज बहादुर। अब बाज बहादुर है 1638 से 1678 तक, 40 साल रहा ये। 1638 से 1638 से 78 से, मतलब अरे यार 1678 है ना, 1678, यानी कि 40 साल जो है ये राजा रहा। तो थोड़ा लंबा ये कार्यकाल हो जाता है। वास्तविक नाम देखेंगे हम इसका तो बाज गोसाई था, है ना, बाज गोसाई। अगर हम इसका वास्तविक नाम देखेंगे तो बाज गोसाई था। उसके जो है शाहजहां का ये समकालीन था, अगर आप लिखना चाहोगे तो शाहजहां का ये क्या था, समकालीन।
अभी एनर्जी बिल्कुल डाउन जाने वाली है। शाहजहां का समकालीन था। फिर है कांगड़ा। 2 युद्ध होते हैं। अब इसको समझिए थोड़ा-सा, इसको पता था कि अकेले जो है इसके समय भी तराई भाबर के लिए इसने युद्ध किया। इसको पता था कि अकेले जो है तराई भाबर पर कटिहारी भी लड़ रहे हैं, मुगलों का भी इसमें नज़र है, लोकल जो वहाँ के मतलब स्थानीय राजा थे उनका भी था। तो इसने बड़ा दिमाग लगाया, इसने क्या किया, एक काम करता हूँ पहले शाहजहां से मिलता हूँ दिल्ली में, उसको अपनी तरफ मिला लेता हूँ, पटा लेता हूँ, उसके बाद जो है आसानी से तराई भाबर पर मुगल और हम साथ में हो जाएंगे तो तराई पर हम मेरा अधिकार हो जाएगा। तो इसने क्या किया, है ना, तो शाहजहां ने कहा कि ठीक है भाई, हम मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है तुम्हें भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। गढ़वाल वढ़वाल पर जब भी हम जहाँ या हिमाचल की तरफ हम आक्रमण करेंगे। तो बाजा ने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा। तो इसने जो है शाहजहां ने कहा कि यार हो सकता है कहीं ऐसा ना हो धोखा दे दे हमें, पहाड़ की तरफ आक्रमण करने में हमारे सैनिकों को मरवा दे। तो उसको जो है आजमाने के लिए जब ये अपने कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा पड़ेगा हिमाचल में, और गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजता है मुगल, मतलब शाहजहां। तो इसको कहता है कि तुम मेरी मदद कांगड़ा और गढ़वाल पर आक्रमण करते समय तुम दोगे। बाजा कहता है ठीक है। तो कांगड़ा पर भी ये युद्ध करता है, और ये तो गढ़वाल अभियान में खुश होकर, है ना, कांगड़ा और गढ़वाल पर मुगलों का साथ देता है, खुश होकर, है ना, मुगलों का ये साथ देता है। अच्छा, गढ़वाल अभियान हुआ आपका 1654 से 55 में। गढ़वाल का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, 1654, 1655, है ना, 55 पे जो है ये आक्रमण होता है गढ़वाल के ऊपर। गढ़वाल पे भी कहा, बधारगढ़ पर आक्रमण होगा मुगलों के साथ और खलीमुल्ला खान के नेतृत्व में। मुगल मतलब जो शाहजहां है वो अपनी सेना भेजता है गढ़वाल के राजा की तरफ आक्रमण करने के लिए। बाजा भी उसका साथ देता है, और बाजा को पता था कि पहाड़ी रास्तों से कैसे कैसे जो है वहां तक पहुंचा जा सकता है गढ़वाल के राजा की तरफ, है ना। तो ये जो है इसका साथ देता है कौन, गढ़वा मतलब ये राजा, कौन, बाजा जो है साथ देता है उसका। और दूसरा क्या है, उस समय जो मुगलों का नेतृत्व कर रहा था वो था खलीमुल्ला खान, खलीमुल्ला खान, है ना। तो इसके साथ मिलकर के बाजा हमारे यहाँ के खलीमुल्ला खान गढ़वाल के राजा पर आक्रमण करता है, मुगलों का साथ देता है। और मुगलों के साथ उसको मौका अच्छा मिल गया था, वो मुगलों का साथ तो दे ही दे रहा था, साथ में ही क्या करता है, बधानगढ़ से जो है क्या कर लेता है, मतलब वहां से सोने की मूर्ति को, ये एक आया क्वेश्चन है, सोने की मूर्ति को, सोने की मूर्ति मतलब नंदा देवी की सोने की मूर्ति उठा करके कौन, बाजा उठा करके कहाँ ले आता है, कुमाऊं ले आता है। तो आया क्वेश्चन है ना। बधानगढ़ के युद्ध में ये क्या कर लेता है, गढ़वाल पर जब आक्रमण होता है तो उठा करके अपने यहाँ मल्ला महल में स्थापित कर देता है, और लाने के बाद कुमाऊं में कहा, मल्ला महल में स्थापित कर लेता है, कि मल्ला महल में स्थापित कर लेगा सोने के। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बाजा की गढ़वाल मतलब कुमाऊं में बड़ी बल्ले बल्ले हो जाती है। फिर बाद में क्या करते हैं, इसी मल्ला महल को 1815 में अंग्रेज जो है अपना कोर्ट बना देंगे। तो एक अलग बात है, अभी तो अंग्रेज आए नहीं, है ना, देखते हैं आगे। फिर उसके बाद जो है क्या होता है, उत्तराखंड का जो, अच्छा इसने क्या किया, बाजपुर शहर बसाया बाजा ने। बाजपुर शहर मतलब ये भी कहाँ पड़ेगा, उधम सिंह नगर में। बाजपुर शहर इसने बसाया, अपने अपने नाम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कीर्तिचंद आया, कीर्तिनगर बसा दिया। रुद्रचंद आया, रुद्रपुर बसा दिया। बाजा आया, बाजपुर शहर बसा दिया। दूसरा क्या करता है, भीमेश्वर मंदिर बनाता है नैनीताल के पास। आया क्वेश्चन है, भीमेश्वर मंदिर, है ना, भीमेश्वर मंदिर। मंदिर कहाँ है आपका, नैनीताल के पास, नैनीताल। नैनीताल में भी भीमताल के पास जो है भीमेश्वर मंदिर जो है अभी भी है, ये बनाता है। दूसरा ये क्या करता है कि उत्तराखंड में जो गोलू देवता है, गोलू देवता की अलग अलग जगह स्थापित है। तो नैनीताल में जो घोड़ा खाल वाला गोलू देवता है, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में घोड़ा खाल वाला, कौन, घोड़ा खाल वाला, उसको भी जो है घोड़ा खाल का जो मतलब गोलू देवता है उसका, उसको यही बनाता है। वो गोलू देवता आज भी है, उसको यही बसाता है। दूसरा क्या हो जाता है कि ये बाजा जो है कत्यूरों के मनीला गढ़ पे, कत्यूरों का एक गढ़ था मनीला गढ़ पर आक्रमण करता है। लेकिन कत्यूरी और गढ़ पर आक्रमण करता है, कत्यूरियों को वहां से मार करके भगा देता है। कत्यूरा चलते हैं कहाँ, गढ़वाल की तरफ। गढ़वाल की तरफ आते हैं तो क्या कहते हैं उसे, ये, है ना, गढ़वाल में अलग अलग मतलब गाँव में जाते हैं, लोगों को परेशान करना शुरू करते हैं, लूटपाट करना शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं कत्यूरी। उसके बाद यहाँ जन्म होगा तीलू रौतेली का। मैंने पहले भी आपको स्टोरी पूरी बताई थी। तीलू रौतेली करती है ना, तीलू रौतेली ने इनको क्या कर दिया, आक्रमण किया था। 8 अगस्त 1661 को जन्मी थी तीलू रौतेली, जिसकी कहानी हमने पढ़ी था। 15 साल से ही जो है इन्होंने हथियार उठा दिया था, क्योंकि इनके भाई और जो इनके 2 भाई थे, है ना,
तीलू रौतेली के, जिनका नाम क्या था आपका, भुक्ता, है ना, भक्तू और पतवा थे। और पिता और इनके जो है होने वाले पति की मृत्यु हो जाती है। तो एक बार मेला लगा होता है, अपनी माँ से कहती है कि भाई मुझे भी मेले में जाना है। तो इनकी माँ कहती है, बड़े गुस्से में आकर के कहती है कि तुझे मेले में जाने की पड़ी है, तेरे भाई, पिता और होने वाले पति के खून के धब्बे अभी तक नहीं सूखे। तो कहते हैं ये बात इनके जो है बड़े दिल पे लग गई थी तीलू रौतेली की। इसके बाद इन्होंने जो है चूड़ियां वुड़ियां उतार दी, मतलब जो लड़कियां सूट वगैरह पहनती है, और फिर इन्होंने हथियार वगैरह ले लिया था और प्रण कर लिया था कि जब तक जो है मैं अपने पिता और भाइयों और अपने होने वाले पति की हत्या का बदला नहीं लूंगी, तब तक शांत। कहते हैं कि 7 साल तक ये लड़ती रही, है ना। इसने 13 गढ़ जीत लिए थे उस समय पे। इसकी एक घोड़ी भी थी जिसका नाम बिंदुली था। इसकी 2 सखियां भी थी जिन्होंने इसकी काफी मदद करी। वो जो है गुप्तचर का भी काम करती थी 2 सखियां, और जो सेना होती थी उसके मतलब राशन वगैरह काटने का काम, रसद काटने का काम, ताकि सेना जो है कुछ भूख से भी मर जाए, तो काम करते थे। अंत में जो है जब ये लड़ झगड़ मतलब पूरे जीत करके वापस आ रही थी, तो कहा जाता है कि नयार नदी के पास, आया क्वेश्चन है, नयार नदी के पास इन्होंने सोचा कि थोड़ा जल वल पी लिया जाए, थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो जैसे ये पानी पीने के लिए नीचे झुकी, कहा जाता है कि एक कत्यूरी शासक रामो रजवाड़ नाम के व्यक्ति ने इन्होंने अपनी तलवार नीचे रखी थी, इन्हीं की तलवार उठाई और इनका ही गला काट दिया। हालांकि कहा जाता है कि जब गला कट गया, मतलब तलवार गले पे लग गई, उसके बाद भी इन्होंने जो है, इनके हाथ पे एक छोटी सी कटार थी, उससे इन्होंने रामो रजवाड़ को मार दिया। तो मरते मरते भी इन्होंने क्या कर दिया था, रामो रजवाड़ को भी परलोक सिधार दिया था। ठीक, ये बात है। तो ये फिर जो है, ये है तीलू रौतेली की कहानी। और मैंने आपको बताया था कि तीलू रौतेली जो है 15 मई 1683 को, सिर्फ 22 साल की थी वो, उनकी मृत्यु हो गई थी। 15 साल से वो ये जो है युद्ध लड़ रही थी, है ना। बाकी इनको गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, रणचंडी भी जो है तीलू रौतेली की कहा जाता है। तीलू रौतेली पुरस्कार योजना भी सरकार के द्वारा 51,000 रुपए दी जाती है, जो कुछ अलग और विशेष काम करती है महिलाएं। तीलू रौतेली पेंशन योजना भी शुरू कर दी गई 1 अप्रैल 2021 से था या 16 से था, कुछ ऐसा था, देख लेना इसको, है ना। और 1 अप्रैल 2014 से, सॉरी 2014 से, जिसमें 1200 रुपए जो है आपको प्रतिमाह दिया जाएगा, पुरुष या महिला जो कृषि कार्य करते हुए डिसेबल्ड हो गए हैं उनको। तो ये कहानी थी इनकी। बाकी वापस आ जाते हैं बाजा के ऊपर। बाजा ने अब क्या किया, ये तो तीलू रौतेली की कहानी थी। फिर बाजा ने क्या किया, बाजा ने कैलाश मानसरोवर जाने वाली तीर्थ यात्रियों को, गूढ़ भूमि थी, गूढ़ भूमि उसे कहा जाता है मंदिरों को दान दे जाने वाली। तो इसने जो है, जो हुणिया थे और तिब्बती वगैरह थे, जो हमारे यहाँ के लोग थे, जब कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते थे तो उनसे टैक्स लेते थे या उनको जो है लूटते थे। तो इसने लोगों को बचाया और उनसे उल्टा जो है टैक्स देने के लिए कहा कि अब तुम हमको टैक्स देंगे, है ना। तो इसीलिए जो है, और गूढ़ भूमि, जो यात्री होते थे उनको इसने गूढ़ भूमि दान दी। तीर्थ यात्री जो होते थे उनको इसने गूढ़ भूमि दान दी, किसने, बाजा ने। दूसरा जो है, आया क्वेश्चन है, देख लेना इसको, है ना। और दूसरा है, इसने कुमाऊं पर जजिया कर लगाने वाला एकमात्र राजा यही था। जजिया कर वैसे तो जो हिंदू होंगे उनको ही देना पड़ता था, लेकिन इसने कहा कि जो भी टॉप के हिंदू हैं, वो सारे के सारे, हिंदू हो या किसी भी धर्म के हो, वो जो है जजिया कर देंगे, है ना। दूसरा जो है, इसने क्या कहा, भोटिया व्यापारों पर इसने सिरती कर लगाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसने अपने ही व्यापारों पर, क्योंकि हमारे यहाँ तिब्बत से व्यापार होता था अच्छा खासा, सबसे ज्यादा व्यापार तिब्बत से करते थे, है ना। तिब्बत से हमारा अच्छा खासा व्यापार पहले के टाइम से, तो भोटिया जाति मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो है व्यापार करती थी तिब्बत के साथ। तो इसने जो है तिब्बत भोटियों पे भी सिरती नामक कर लगाया। सिरती अभी हमने पढ़ा था नगद कर होता था, अब इसको जो है नगद कर होता है। अब अनाज वगैरह तो इसको अपने मतलब शासन प्रशासन से मिल जाता था, गांव के लोगों से, क्योंकि ये जहाँ पे, लेकिन नगद पैसा भी तो चाहिए। तो पैसा कर लगा लिया इसने किस पे, भोटिया लोगों पे। भोटिया लोग मतलब भोटिया जाति पर लगा दिया कि भाई तुम क्यों है मेरे को, क्योंकि तुम भी तो व्यापार कर रहे हो, है ना, व्यापार कर रहे हो। और दूसरा क्या है कि तुमको मैंने जो है होना से तुम्हारी रक्षा करी है व्यापार में, वो तुमसे जो एक्स्ट्रा पैसे लेते थे वो नहीं लेंगे, तो वो पैसा तुम मुझे दो। तो भोटियों पर सिरती कर इसने लगाया था बाजा ने। आया क्वेश्चन है, देख लेना। सुलेमान सिको जो है, सुलेमान सिको की स्टोरी मैंने आपको अच्छा बताया था, मतलब पूरी बताई थी, कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब वो बाबरा आया, बाबरा के बाद हुमायूं, फिर अकबर आया, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर का बेटा था शाहजहां, फिर शाहजहां का 4 बेटे हुए, दारा शिको हो गया, खुर्रम वगैरह हो गया, तीसरे नंबर का था औरंगजेब। तो दारा शिको का बेटा था सुलेमान सिको। सुलेमान सिको को जो है औरंगजेब मारना चाहता था, क्योंकि अपने भाइयों को मार चुका था, तीनों भाइयों को। औरंगजेब राजा बनना चाहता था, तो उसका जो बेटा था दारा शिको, यानी कि उसी के भाई का जो बेटा था, दारा शिको का बेटा था जो सुलेमान सिको, उसको पता चला कि मेरा ही चाचा मुझे मारने वाला है, तो गड़ा यहाँ की तरफ भागा, कुमाऊं की तरफ। इसके दरबार में आया बाजा के समय। बाजा ने उसको शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि बाजा और औरंगजेब की अच्छी पड़ती थी।
उसके बाद जो है वो फिर गढ़वाल के राजा के पास आता है। उस समय गढ़वाल का राजा पृथ्वीपति शाह था, उसने शरण दी थी। आया क्वेश्चन है, दोनों जगह ध्यान रखना कि कुमाऊं का राजा कौन था जिसने शरण नहीं दी, वो बाजा था। गढ़वाल का राजा था कौन, पृथ्वीपति शाह, जिसने शरण दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें शरण देने का और भागकर पृथ्वीपति के साथ कब, 1658 की ये बात है। ठीक है, तो ये इसको शरण दे देता है। इसको पवार वंश में भी अच्छे से पढ़ेंगे हम। हथिया देवाल मंदिर बनाता है कौन, बाजा, जिसकी तुलना जो है एलोरा के मंदिर से की जाती है, जो महाराष्ट्र में है, इसी के समय पर बनता है। दूसरा अगर हम देखेंगे, कटारमल के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है। कुमाऊं का सबसे बड़ा जमींदार भी इसे कहा जाता है। बाजा को कुमाऊं का बलबन भी जो है वो बाजा को कहा जाता है। आगे देखते हैं कि इसके जो नेक्स्ट राजा जो बनेगा वो है आपका उद्योगचंद। ठीक है, नेक्स्ट राजा है आपका उद्योगचंद। कितनी लंबी वीडियो हो गई, एक सेकंड जस्ट वेट, क्योंकि 1 घंटा तो हो ही है। क्या किया जाए, इसका पार्ट 2 बना दिया जाए, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा तो है ही अभी, है ना। तो एक वीडियो में सलटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1 घंटे की तो वीडियो हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरी वीडियो बने, क्योंकि मेरा भी सर घूम रहा है अभी बोल बोल करके। तो इसका पार्ट 2 जो है वो बना दिया जाएगा, है ना। पार्ट 2 में बनाऊंगी इसका, क्योंकि अभी बहुत सारे राजा हैं, है ना। बाजा तो 50वें नंबर का राजा है, 62 वे, यानी कि हमको अभी जो है 12 राजा और पढ़ने, है ना। तो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, मेरे ख्याल से आधा घंटा तो लग ही जाएगा अगर मैं चाहूँ तो इसको। लेकिन अभी थोड़ी एनर्जी मेरी बिल्कुल डाउन हो गई है, और पानी की बोतल भी आसपास नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, इसको एक दूसरी वाली वीडियो में इसका पार्ट 2 में बना दूंगी। जितने थोड़े से रचेंगे ऐसे ही फटाफट उनको देख लेंगे समराइज करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उद्योगचंद से हमको पढ़ना है, तो उद्योगचंद से हम कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पता ही नहीं चला 1 घंटा कब हुआ, लेकिन सर घूम रहा है तो तब मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।